Good morning. Good morning, sir. So am I audible clearly? Yes, sir. Yes, sir. Let's wait 1 or 2 minutes. So good morning all of you. फ्रेंड का तबीयत कैसा है? ओके, ऑलमोस्ट 20 ज्वाइन। शुरू किया जा सकता है अभी। Please mute your mic, Ankit. If you are not talking, then mute your mic. It will be better for all. So कोई आंसर नहीं किया फ्रेंड का तबीयत कैसा है? आई थिंक तुम लोग को पता नहीं है। Actually, I want to know. Anyway, situation is not good. Every single day I am hearing something bad. So please be careful and take care of yourself and also for your family. Situation is not very good in all over the country. Okay, almost 21 joined, so we can start. Uh, so in last class, already we have studied the basics of microwaves and applications, few applications, and the lumped circuit element models. Okay, that means एक ट्रांसमिशन लाइन का बेसिक स्ट्रक्चर एंड और उसका कुछ एग्जांपल भी देखे थे कि फॉर्मेशन कैसा होता है, मतलब ग्राउंड प्लेन एंड कंडक्टर का कैसे कैसा कंस्ट्रक्शन रहता है वो भी हम लोग देख चुके हैं। सो सारा वीडियोस जो क्लास का मतलब जो ऑनलाइन क्लास का वीडियोस है, ये सब जो क्लास 6 रनिंग है, तो ये ऑलरेडी हम यूट्यूब में डाल दिए हैं। सो अगर कोई चेक करना चाहते हो या फिर किसी का अगर क्लासेस मान लो नेटवर्क के वजह से मिस हो जाता है, और कोई क्लास अगर किसी का मिस हो जाता है कोई दिन, तो तुम लोग उससे चेक कर सकते हो। ओके, सो वो मतलब मेरा ऑनलाइन क्लासेस है सारा वीडियोस, और हम गूगल क्लासरूम में जो जो मतलब हमको अगर लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस और जो कि तुम्हारा सिलेबस से कुछ डायरेक्ट मैच होता है, तो वो भी हम यूट्यूब का मतलब डायरेक्ट मतलब कुछ एनपीटीईएल लेक्चर से या फिर कुछ अच्छा अच्छा टीचर्स का भी कुछ वीडियो रहता है, वो पहले हम देखते हैं। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी दे देंगे, वो पहले हम पूरा देखेंगे उसमें क्या है या नहीं, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोस है जो कि
ऑथेंटिकेट नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत सारा रॉन्ग चीज उसमें रहता है, तो पहले हम उसको वेरीफाई करते देखते, उसके बाद ही तुम लोग के सामने हम देते। सो अभी तक तो ऐसा कुछ वीडियो हम दिए नहीं है गूगल क्लास में, लेकिन नेक्स्ट क्लास में तुम लोग को हम शेयर करेंगे कुछ कुछ वीडियोस। और उसमें अच्छा से तुम लोग का बोर्ड वर्क करके सर लोग समझाते हैं, तो आई थिंक क्लियर होता है कुछ कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि मेरे पास उस तरह सा बोर्ड या फिर राइटिंग पैड अवेलेबल नहीं है। सो जो भी कुछ हमको करना पड़ता है लिख के करना पड़ता है। एंड अनदर थिंग जो हम बोलना चाहेंगे, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि आई वांट टू प्रोवाइड क्वेश्चन बैंक। ओके, क्वेश्चन बैंक मतलब जो माइक्रोवेव्स का हम जैसा भी बोल रहे थे कि लास्ट ईयर भी हम ये क्लास लिए थे। सो कम तुम लोग का जो अभी तो जेयूटी हो गया है क्या, लास्ट ईयर तक तो वीव्यू था, वीव्यू न्यू वेस्ट था, उससे पहले वीव्यू था। लेकिन बहुत सारा सिमिलरिटीज है, ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चंस बनता है या फिर जो सर लोग पढ़ाते हैं वही लोग हैं। सो व्यूज एंड जेओटी में बहुत ज्यादा अंतर आई थिंक नहीं होना चाहिए। फिर भी मतलब तुम लोग का फर्स्ट बैच है जेओटी का, सो तुम लोग देखते ही हो कि लास्ट ईयर में मतलब रिव्यू के साथ भी जो क्वेश्चन पैटर्न से थोड़ा सा मिलता जुलता है। सो इट्स माई स्टडी, तो हमको जैसा जैसा मतलब लगा है, और नॉट ओनली वीवीयू, सारा मतलब ऑल ओवर मतलब इंडिया में जो स्टैंडर्ड अंडर ग्रेजुएट क्वेश्चंस होता है माइक्रोवेव्स के ऊपर, तो सीए सिलेबस के ऊपर बेस करके, सिलेबस भी मैक्सिमम सेम ही है। हम चेक किए तो लास्ट ईयर का सिलेबस भी जैसा था वैसा ही है, सिलेबस में भी ज्यादा कोई अंतर नहीं है। सो इस माइक्रोवेव के ऊपर तुम लोग के पास पहले क्वेश्चन बैंक होगा, तुम लोग क्वेश्चंस के साथ थोड़ा फैमिलियर रहोगे, तो आई थिंक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग के लिए अच्छा रहेगा, बेनिफिट रहेगा, ठीक है। सो हम ये प्रिपेयर किए हैं, ऑलमोस्ट मेरा 90% डन। बाकी एक बार हम चेक करेंगे, मतलब उसको वेरिफिकेशन और अगर कुछ ऐड किया जा सकता है या नहीं। ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस उसमें कवर अप किया हुआ है क्वेश्चंस, ठीक है, तो पहले से मतलब तुम लोग के पास हम उसको शुरू में ही प्रोवाइड कर देना चाहते हैं, ताकि तुम लोग घर में उसका अगर कोई नोट प्रिपरेशन करोगे, मैक्सिमम मान लो 50 to 60 क्वेश्चन है, ठीक है, तो 50 to 60 क्वेश्चन अगर शुरू से ही तुम लोग प्रिपरेशन करोगे, तो आई थिंक एक सेमिस्टर काफी है उसको पूरा रेडी करने में। सो सब्जेक्ट्स तो हम लोग धीरे धीरे तो देखेंगे ही यहाँ पे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग का वो पूरा सिलेबस, ऐसा नहीं कि मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2, ओवरऑल सिलेबस के ऊपर से, मतलब हम कोशिश किए कि मॉड्यूल वाइज ही बनाने के लिए, कि फर्स्ट मॉड्यूल से क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है, सेकेंड मॉड्यूल से क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन तो उस तरह से नहीं होता है। मान लो एक 14 नंबर क्वेश्चन में 7 नंबर मॉड्यूल 1 से, और नेक्स्ट 7 नंबर्स मॉड्यूल 3 से, ऐसा क्वेश्चन मतलब मिक्सअप किया हुआ रहता है। तो थोड़ा सा मतलब कुछ दिन बाद देने से तुम लोग के लिए अच्छा रहता, बट फिर भी मेरे पास है तो इसलिए हम पहले ही प्रोवाइड कर देंगे, जो कि तुम लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसमें लगभग मान लो मैक्सिमम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी हम कवर अप करने का कोशिश किए हैं, ताकि ये जो क्वेश्चन बैंक है 4-5 पेज का रहेगा, देखोगे मेरा ही हैंड राइटिंग, तो उसमें मतलब वो कर लेने से मतलब तुम लोग का मैक्सिमम मतलब क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएगा। सो हम ये आज नहीं तो कल तुम लोग को ये प्रोवाइड कर देंगे गूगल क्लासरूम में। ओके, सो वही से तुम लोग उसको डाउनलोड कर लेना और अपने पास रखोगे, और कोशिश करोगे कि उस हिसाब से जैसा जैसा मॉड्यूल आगे बढ़ेगा, तो उस मॉड्यूल से क्या क्या क्वेश्चन उसमें एग्जाम में पूछा गया है, या तो वो कवर करने का कोशिश करोगे, एक नोट प्रिपेयर कर लोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। उसके इसके बारे में और आगे हम ज्यादा दिन बातचीत नहीं करेंगे, तो इसीलिए अभी हम बोल दिए कि वो तुम लोगों को क्लास में मिल जाएगा। एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड वाइटल डॉक्यूमेंट। ओके, सो 26 ज्वाइंट, नाउ वी कैन स्टार्ट। सो लास्ट दिन जो हम क्लास में डिस्कस किए थे कि लम्प्ड एलिमेंट मॉडल, ठीक है, वो एक ट्रांसमिशन लाइन का मॉडल है। सो तुम लोग का नेक्स्ट जो सिलेबस में है वो है स्टाफ मैचिंग, ठीक है, स्टाफ मैचिंग। तो स्टाफ मैचिंग स्टडी करने से पहले मतलब हम लोग का ट्रांसमिशन लाइन का कुछ बेसिक्स पता होना चाहिए।
विदाउट सिलेबस में उस तरह से मेंशन नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है, शॉर्ट नोट में बहुत बार पूछा गया है उस तरह से, मतलब व्हाट इज स्टैंडिंग वेव रेशियो, व्हाट इज रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। सो ट्रांसमिशन लाइन का बेसिक्स हम लोग का पता होना चाहिए, अदरवाइज हम लोग स्टाफ मैचिंग क्या है वो समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसी चीज को हम स्टार्ट करते हैं। स्लाइड विजिबल है? यस सर। ओके, सो ये बेसिकली हम एक मेरे को ये अच्छा लगा है, ये ट्यूटोरियल पॉइंट्स का ही एक स्लाइड है, नेट पे फ्रीली अवेलेबल है। सो इसी से ही हम थोड़ा सा देखते क्या क्या है। सो इसका एज बिकॉज आई एम प्रेजेंटिंग ऑनलाइन, ठीक है, पब्लिकली इसको हम यूट्यूब में भी डालेंगे। सो इसका जो फुल क्रेडिट है इस ऑर्गेनाइजेशन को ही जाता है जो हम लिए हैं। this is not my slide, so full credit goes to the tutorial जो ये जो लोग बनाया है इसको। सो तुम लोग भी इसको चेक कर सकते हो, ऑलरेडी फ्रीली अवेलेबल है नेट पे। ओके, सो हम ट्रांसमिशन लाइंस का बारे में डिस्कस अभी हम करना चाहते हैं। सो फिर भी ये जो माइक्रोवेव इंस्ट्रक्शन इंट्रोडक्शन है, माइक्रोवेव इंट्रोडक्शन में दिस ऑलरेडी वी हैव कवर्ड, ओके, इन आवर अर्लियर लेसन्स। अगर तुम लोग नहीं देखे हो तो एक बार जाके यूट्यूब का फर्स्ट लेसन्स, ऑलरेडी 4 लेक्चर अपलोड किया हुआ है, तो उसमें मिल जाएगा तुम लोग को मेरा ही। सो इसमें और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सो इसमें देखो प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोवेव्स, तुम लोग इसको मतलब जो हम स्लाइड स्क्रीन मतलब कर रहे हैं, ताकि तुम लोग अगर ये चाहिए तो यूट्यूब में जाके मतलब जो ये वीडियो अपलोड होगा सो उसमें जाके तुम लोग पॉज करोगे और ये नोट डाउन कर लोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोवेव्स, मतलब ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी ये पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, तुम लोग का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको नोट कर सकते हो कि व्हाट इज द माइक्रोवेव। इसमें डेफिनेटली माइक्रोवेव प्रॉपर्टीज में वो लाइन मतलब फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ रेस्पेक्ट वेवलेंथ मेंशन करना जरूरी है। ओके, सो बाद बाकी जो है इधर पे माइक्रोवेव्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय आयनोस्फीयर्स, माइक्रोवेव्स आर इजीली attenuated within short distances. So these are the points which can be very important for your multiple choice questions related, मतलब उसके लिए उस रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट है। ओके, दैट मीन्स मान लो माइक्रोवेव्स आर reflected by the which one is not reflected by the microwaves। इस तरह से चार ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आइनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, टोपोस्फीयर। सो यू हैव टू टिक मार्क ऑन आइनोस्फीयर। ओके, सो एमसीक्यू चॉइस, एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसमें वो पॉइंट्स हमको मिसिंग लग रहा है, मतलब प्रॉपर्टीज में तुम लोग का फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ मस्ट मेंशन करना है। देन नेक्स्ट नीचे इसका एडवांटेजेस ऑफ माइक्रोवेव, ये भी देख लेना क्या क्या है। मोर एंटेना गेन, effect of radix reduced by using line of sight propagations, higher data rates, antenna size gets reduced। okay, जो लास्ट में भी डिस्कस किया गया था कि जैसे जैसे तुम फ्रीक्वेंसी को हाई कर दोगे वैसा वैसा तुम्हारा एंटेना का जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, सो जितना भी आगे अभी टेक्नोलॉजी, मतलब अभी टेराहर्ट्ज रेंज में भी बहुत ज्यादा काम हो रहा है अभी। सो जितना भी मतलब फ्रीक्वेंसी तुम्हारा हाई हो जाएगा उतना तुम्हारा डिवाइसेस जो होगा, दैट मीन्स एंटेना साइज या छोटा छोटा और भी जो रिसीवर जो ट्रांसमीटर, सारा चीजें का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा हायर फ्रीक्वेंसीज के रिगार्डिंग, प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सो हम इसीलिए स्लाइड पे रोक रहे हैं ताकि मतलब तुम लोग अगर पॉइंट नोट डाउन करना चाहोगे तो बाद में यूट्यूब वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। So just like advantages, there are some disadvantages are also there. Okay,
That means the first one is the cost of equipment of installation is very high. So जाहिर सी बात है कि अगर तुम्हारा अगर ये हाई फ्रीक्वेंसी लेकर डील करोगे तो उस रिगार्डिंग तुम्हारा जो डिवाइसेस का कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, डिवाइसेस छोटा होगा मतलब उसका इंस्टॉलेशन या फिर ऐसा तो साइज छोटा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका जो बनाने के लिए जो जो चीजें चाहिए, ठीक है, जो जैसा कि मान लो अगर पहले हम लोग क्या देखते थे कि नॉर्मल एक कुछ ट्रांजिस्टर्स वगैरह होता था, उसके बाद आईसी हो गया जो हम लोग लैब में यूज करते थे डिजिटल में। तो उसके बाद अभी अभी मार्केट में अगर देखोगे तो देखोगे वो सब आईसीबी ऑब्सोलेट हो गया है। अभी एसएमडी आईटी आईसीज है, मतलब बहुत ही छोटा छोटा। तो उसके लिए तो उनको बहुत लार्ज स्केल मतलब वीएलएसआई के ऊपर भी अभी जाके उसके ऊपर भी जाके हम लोग को उसको फैब्रिकेट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक जितना मतलब डिवाइसेस छोटा हो जाए, डिवाइसेस का साइज छोटा हुआ तो उतना तो उसका मैन्युफैक्चरिंग में भी दिक्कत आएगा, है ना। तो उसका मतलब उसको हमको माइक्रो लेवल पे जाके मैन्युफैक्चरिंग करना, मतलब बाई हैंड और कुछ भी नहीं रहेगा, सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक होना पड़ेगा, माइक्रोस्कोपिक होना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम लोग को सिस्टम रेडी करना पड़ता है। सो बाकी जो है दे आर एफटी एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस। Electromagnetic interference may occur. Variations in dielectric properties with temperatures may occur, and inherent inefficiency of electric power. So these are the disadvantages and applications of microwaves। ये बहुत सारा डिस्कस हुआ है 2 दिन। तो जो पॉइंट वाइज मतलब जो जो हम तुम लोग को दिए थे वही चीज इधर यहाँ पे भी है कि वायरलेस कम्युनिकेशंस में इसका क्या क्या रोल है। So these are the subdivisions. इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में क्या क्या है, कॉमर्शियल यूजेस इसका क्या क्या है, नेविगेशन, मिलिट्री रडार एंड रिसर्च एप्लीकेशंस एंड रेडियो एस्ट्रोनॉमी, फूड इंडस्ट्री एंड लाइक दिस बहुत सारा है। तो इसमें से सारा अगर नहीं भी याद रहेगा तो भी चलेगा, कुछ कुछ मतलब 3-4 करके मेन मेन पॉइंट याद होना चाहिए और उसके अंदर में 2-3-4 करके याद रखना है। यहाँ पे बहुत ज्यादा लिखा हुआ है। सो कमिंग टू द माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइन जो हम लोग का मेन पार्ट है। ओके, सो बेसिकली माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइन क्या है? ये तो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइन है, लेकिन नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन क्या है? नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन किसी का कोई आइडिया है, कोई बोलना चाहोगे? ट्रांसमिशन लाइन क्या है? उसके बाद तो माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव्स इज नथिंग बट जिस ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू माइक्रोवेव लेके हम लोग डील करेंगे वो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइंस बोला जाएगा। लेकिन व्हाट इज ट्रांसमिशन लाइन? कैन एनीवन वन? Sir, the flow of energy from one point to another point. Right, that means this is a device, okay, we can say, or we can say this is a path, okay, path or a device which through which the electromagnetic wave will pass from one point to another। ओके, सो बेसिकली इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लेके ही हम लोग डील करते हैं। और इसमें हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स मतलब एक रेंज है, जैसे तुम लोग जानते हो, जो कि 300 मेगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज का रेंज। तो इस रेंज के बीच में कोई भी सिग्नल्स ही माइक्रोवेव सिग्नल्स बोला जाता है। तो वो सिग्नल्स अगर एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट में हम लोग इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, सो दैट विल बी नोन एज माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइन। वेरी वेरी सिंपल वन, इसमें ज्यादा कुछ दिक्कत है नहीं। तो इस माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइन के बारे में हम लोग का थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये ट्रांसमिशन लाइन होता क्या है। सपोज मान लो एक सोर्स है, ठीक है, सोर्स है जिसमें से एक एसी जनरेटर या फिर एक एसी सिग्नल वोल्टेज सोर्स अगर मान लो ZS, यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या? सपोज ये मान लो ZS एक सोर्स है और यहाँ पे एक लोड है,
this is ZL. ZL, ये माउस पैड से लिखना बड़ा, ZL and this is ZS. Okay, so और ये एक क्लोज लूप सर्किट है. सो यहाँ से एक सिग्नल जनरेट होके इस लोड तक जाएगा. ओके, सो ये जो ये बेसिकली क्लोज लूप सर्किट हो रहा है, क्लोज लूप सर्किट हो रहा है. तो ये जो सिग्नल जनरेट होने के बाद ये लोड तक जा रहा है, तो इसका भी एक कुछ इम्पीडेंस रहता है, दैट मीन्स लोड इम्पीडेंस रहेगा. सिमिलरिटी, ये जो इन है मतलब जेड इन है मतलब ZS सोर्स वोल्टेज, इसका भी कुछ इम्पीडेंस रहेगा. ओके, सो ये जब सिग्नल एक ये ZS से निकाल के ये लाइन से ट्रेवल कर रहा है, तो उस बीच ऐसा हो सकता है कि ये जो ZL है और इस बीच में अगर एक इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस होता है जो कि Z0 से बोला जाता है. ठीक है, तो ये दोनों का इम्पीडेंस सेम नहीं भी हो सकता है, और नेचुरली ये सेम नहीं रहता है. ठीक है, दैट मीन्स एक लाइन है, और ये जो टोटल जो बीच में जो ये बॉक्स बन रहा है ना, ये जो टोटल बीच में एक बॉक्स बन रहा है, इसी को हम लोग एक ट्रांसमिशन लाइन बोल रहे हैं, मतलब एक सिस्टम. ओके, दैट मीन्स ये सिग्नल जेड से जनरेट होने के बाद कुछ पाथ ट्रेवल करके हम लोग का लोड के लास्टली हम लोग का लोड के पास पहुंच रहा है. दैट मीन्स वी विल गेट सम लोड वोल्टेज फ्रॉम द आउटपुट टर्मिनल व्हिच इज ZL है. ओके, सो ये जो बीच में जो एक बॉक्स हम डिनोट किए, ठीक है, ये जस्ट हम एक एज्यूम किए बॉक्स, तो ये बॉक्स इज बेसिकली अ ट्रांसमिशन लाइन. सो इस बॉक्स का मान लो यहाँ पे एक डिस्टेंस, इस बॉक्स का भी डेफिनेटली एक डिस्टेंस है, तो ये L है. ठीक है, एक बॉक्स का एक डिस्टेंस है व्हिच इज हियर डिनोटेड एज अ ट्रांसमिशन लाइन, जिसका मतलब आगे इस पॉइंट में भी एक अलग वोल्टेज हो सकता है, या इस पॉइंट में भी एक अलग वोल्टेज हो सकता है ड्यू टू द नेचर ऑफ इट्स इनपुट इम्पिडेंस. ठीक है, तो ये इनपुट इम्पिडेंस, आउटपुट इम्पिडेंस, ये सब धीरे धीरे टर्म के साथ हम लोग फैमिलियर हो जाएंगे. तो इतना मतलब हम तुम लोग को समझने के लिए मतलब बोलना चाह रहे थे कि ये जो लाइन है, लाइन ट्रांसमिशन लाइन, इस लाइन ट्रांसमिशन लाइन के अंदर का मतलब कुछ एक प्रॉपर्टी रहता है. सिंपल एक मान लो तुम्हारे पास एक एग्जांपल, जो इट इज नॉट वेरी मच ट्रांसमिशन लाइन, बट फिर भी तुम जो मान लो तुम एक एक्सटेंशन कॉर्ड यूज कर रहे हो. ठीक है, तो एक्सटेंशन कॉर्ड तुम एक प्लग पॉइंट में प्लग कर दे रहे हो घर में. मतलब तुम्हारे पास एक फैन है, तुम्हारा गर्मी लग रहा है, तुम्हारा बेड के सामने तुम उस टेबल फैन को लगा के रखे हो, लेकिन उस फैन का जो प्लग है वो तुम्हारा घर का जो मेन स्विच बोर्ड है उसके पास नहीं पहुंच रहा है. तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में जो मेरा एक्सटेंशन कॉर्ड है वो यूज करते हैं हम लोग. ठीक है, तो ये जो एक्सटेंशन जो कॉर्ड हो गया ना, तुम ऐसा सोच सकते हो कि दिस इज अ वन काइंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. मतलब यहाँ पे वो तो माइक्रोवेव सिग्नल जनरेट लेके हम लोग डील नहीं करते हैं, लेकिन जस्ट एक हम एग्जांपल देना चाहते हैं. तो वो जो करंट है, वो करंट मतलब तुम्हारा जो स्विच बोर्ड के पास है, वो करंट पे डायरेक्टली फैन के पास कैसे आ पाएगा, नहीं आ पा रहा था, तो इसीलिए तुम एक्सटेंशन कॉर्ड यूज किए. तो वो एक्सटेंशन कॉर्ड बीच में जो तुम रख दिए हो, तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, एक डिवाइस ही तो हो गया ना, जो कि तुम्हारा फैन तक वो स्विच बोर्ड का करंट को पहुंचा रहा है. समझ में आया बात? तो इट इज अ काइंड ऑफ ट्रांसमिशन, एक मतलब ट्रांसमिशन हो रहा है, जिसके जो लाइन के थ्रू ट्रांसमिशन हो रहा है, दैट मस्ट बी कॉल्ड एज ट्रांसमिशन लाइन. यहाँ पे हम लोग माइक्रोवेव लेकर डील करेंगे, माइक्रोवेव का कुछ अलग प्रॉपर्टीज रहेगा, तो इसके चलते हम लोग इसका नाम दे रहे हैं माइक्रोवेव ट्रांसमिशन लाइन्स. तो क्लियर हुआ बात? तो वहां पे भी बात सेम ही है. मतलब जो स्विच बोर्ड का जो हम एग्जांपल दिए, उसमें भी तुम्हारा जो मेन करंट सोर्स, अगर तुम उस स्विच बोर्ड का उस पोर्ट को कंसीडर करोगे, तो तुम्हारा लोड हो जाएगा फैन का लोड इम्पिडेंस, ZL हो जाएगा तुम्हारा फैन का आउटपुट, है ना. तो बीच में ये डिवाइस हो गया वो तुम्हारे एक्सटेंशन बोर्ड का, उस तरह से तुम कंसीडर कर सकते हो. नॉर्मल लाइन में मतलब नॉर्मल नेटवर्क के रिस्पेक्टिव में वो तुम्हारा ट्रांसमिशन लाइन हो जाएगा. सो यही चीज बोला गया है. सो ट्रांसमिशन लाइन इज अ कनेक्टर व्हिच ट्रांसमिट्स एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. ओके, so transmission line theory is helpful in the effective uses of power and equipment.
So it is totally dependent on power, because हम लोग पावर ही इसके अंदर से डील करेंगे, या फिर हम लोग मेजर करेंगे कि पावर का क्या फैक्ट है यहाँ पे। ठीक है, पावर का क्या फिनोमेनन है, पावर कैसा अप डाउन कर रहा है, ट्रांसमिशन लाइन अच्छा है या खराब है, तो उसको ही हम लोग को चेक करना है। ट्रांसमिशन लाइन जैसे हम बोलेंगे, ट्रांसमिशन लाइन का भी एक अपना कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस होता है, जिसको हम लोग Z0 से जानते हैं, Z0। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन का अपना कैरेक्टरिस्टिक्स जो हो सकता है कि जो मेरा तुम्हारा JL है, दैट मीन्स आउटपुट इंपीडेंस, उसके साथ मैच नहीं है। तो हम लोग को जो करना पड़ता है वो ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस लोड इंपीडेंस के साथ मैच करवाना पड़ता है। ठीक है, दैट मीन्स ZL को Z0 से इक्वल होना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारा ट्रांसमिशन लाइन इक्वल होगा, मतलब इंपीडेंस इक्वल होगा। इंपीडेंस अगर इक्वल होगा तब मेरा फायदा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम बोल रहा हूँ। ठीक है, इंपीडेंस अगर इक्वल होगा तब जाके मेरा फायदा ये बनेगा। कोई बोलोगे, कोई एज्यूम करोगे, मतलब गेस करोगे क्या होगा, क्योंकि अभी तक हम बोले नहीं है। अभी नेक्स्ट 2 क्लास में यही लेके हम डिस्कस करेंगे। सो क्या हो सकता है कि एक लाइन का, मतलब एक ट्रांसमिशन लाइन का इंपीडेंस अगर से और उसका लोड के साथ मैच रहेगा तो क्या हो सकता है इसमें, कोई गेस? सर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सकती है। और एक बार बोलो, क्लियर नहीं है वॉइस। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा जब दोनों मैच हो। बहुत ही डिस्टर्ब हो जा रहा है वॉइस। ओके, और कौन है, एक बार पूछते हैं। प्रीति करेगट्टा, रोल नंबर 13, कैन यू टेल मी? आर यू देयर? रानी कुमारी, रोल नंबर 18, आर यू देयर? रानी कुमारी, प्रीति करेगट्टा, नो रेस्पॉन्स। पता नहीं तुम लोग ऑन करके या फिर सो जाते हो। यस सर, नहीं ओके, बहुत टाइम ले लियो। सो कैन यू टेल मी, तुम अभी मतलब लेसन सुन रहे हो ना? यस सर। तो आई एम आस्किंग दैट अगर ट्रांसमिशन लाइन का इम्पीडेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस, और अगर JL मतलब आउटपुट इम्पीडेंस अगर सेम रहेगा तो फिर क्या बेनिफिट होगा? सर पावर मैक्सिमम हो जाएगा। ओके फाइन। रानी कुमारी, यस सर। यू वांट टू से समथिंग ऑन दिस? यस सर, पावर मैक्सिमम हो जाएगा। ओके, पावर मैक्सिमम हो जाएगा। ओके फाइन, थैंक यू। सो यहाँ पे जो है, इसीलिए हम बीच बीच में टेस्ट करते कि तुम लोग है या नहीं हो, क्योंकि हमको लगता है कि कोई कोई स्टूडेंट मतलब समटाइम्स चला के कोई दूसरा काम ही करते हो, या फिर सो जाते हो अगर सुबह सुबह क्लास है तो, या लंच के बाद क्लास है तो, क्योंकि आई कैन नॉट सी एवरीवन। सो जो भी है, सो थोड़ा सा अटेंड करने का कोशिश करो केयरफुली। ठीक है, क्योंकि ये फिजिकल क्लास तो है नहीं, तो समटाइम्स होता है कि 9 बजे से क्लास चालू होता है तो पूरा दिन कंसंट्रेशन भी सेम रहेगा, ये हम तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि किसी किसी टाइम में, क्योंकि 9 बजे से 4 बजे तक कोई स्टूडेंट कॉन्शियसली एकदम नहीं बैठ सकता है। बट फिर भी जितना मतलब मैक्सिमम होना पड़ता है उतना कोशिश करो
क्या बोलेंगे बोलेंगे अभी। और इसीलिए सारा वीडियोस यूट्यूब में अवेलेबल करा दिया जाता है ताकि तुम लोग बाद में भी चेक कर सकते हो ऑन योर फ्री टाइम। सो लेकिन अगर क्लास में प्रेजेंट हो तो लेकिन थोड़ा सा करना चाहिए। So it's 10 minutes warning. So you are right. You both are right that the transmission line, अगर हम लोग का इम्पिडेंस इनपुट इम्पिडेंस मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस Z0 एंड ZL अगर इक्वल हो जाएगा, then we will get the maximum power transfer. ओके, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का मतलब हो रहा है व्हेन यू आर सपोज मान लो तुम्हारा जेडएल पे एक एंटेना तुम कनेक्ट करके रखे हो, ठीक है, एंड यू आर प्रोवाइडिंग सम जनरेटर सोर्स फ्रॉम जेड एस या जेड इन। सो वहां पे अगर तुम्हारा मिसमैच रहेगा ना तो पूरा पावर एंटेना तक नहीं पहुंचेगा। तो तुम क्या चाहोगे कि तुम एक सिग्नल तुम भेजे, एक सिग्नल तुम प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, सम लाइक दिस, एक सिग्नल तुम प्रोवाइड कर रहे हो, उसको तुम चाहोगे कि मैक्सिमम तक मेरा मतलब एंटेना के पास पहुंच है। सपोज इट इज मान लो इट इज लास्ट में एक एंटेना कनेक्टेड, यहाँ से तुम एक सिग्नल प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, एसी सिग्नल। सो तो हम चाहेंगे कि ये इसका जो सिग्नल है मेरा उस वो मैक्सिमम सिग्नल यहाँ पे पहुंचे एंड ये एंटेना उस टोटल सिग्नल को रेडिएट कर सके। लेकिन अगर ये मिसमैच है, तुम्हारा ये जेड नॉट है एट जेड नॉट एंड दिस इज Z0 एंटेना का, सॉरी ZL लोड रेजिस्टेंस, तो ये अगर मिसमैच है तो इसमें क्या होगा फिर, अगर तो फिर ये टोटल जो पावर है वो इस एंटेना तक नहीं पहुंचेगा, और ये एंटेना तक पहुंच भी गया ना वो रिफ्लेक्ट सम पावर विल बी रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम दिस एंड, some power will be reflected back from this end because इसका ये एंटेना का एंड ये ट्रांसमिशन लाइन के इम्पीडेंस मिसमैच है। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये सिग्नल रिफ्लेक्ट बैक होके फिर ये तुम्हारा मेन इस लाइन पे, ट्रांसमिशन लाइन पे वापस आ जाएगा। तो क्या होगा, तो मेरा सिग्नल के अंदर लॉसेस होगा जो कंप्लीटली अनडिजायरेबल है और अनवांटेड है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन का जो जेड नॉट है, ठीक है, दैट मीन्स ये ट्रांसमिशन लाइन जो हम लोग एक फिर से एक बॉक्स दे के अज्यूम करेंगे, तो ये ट्रांसमिशन लाइन का जो जेड नॉट है, इस जेड नॉट को किसी भी तरह से चेंज करके हम लोग आउटपुट का इम्पीडेंस के साथ मैच करवा दिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम नोटेशंस दे रहे थे तुम लोगों को कि जो आउटपुट का जो इम्पीडेंस होता है, जेड एल का इम्पीडेंस, वो समटाइम्स हम लोग का हाथ पे नहीं होता है, ठीक है। जस्ट लाइक जैसा कि हम एग्जाम्पल दिए कि तुम्हारा माथा के सामने अगर गर्मी लग रहा है, तुम एक फैन लगा के रखे हो, तो उस केस में उस फैन का एक पर्टिकुलर लोड रहता है, उसको तुम चेंज नहीं कर सकते हो। सपोज तुम एक लाइट जलाना चाहते हो, एक 100 वाट बल्ब यूज कर रहे हो, तो उसका एक पर्टिकुलर 100 वाट ही उसका लोड है। अगर तुम एक 60 वाट का बल्ब यूज कर रहे हो तो 60 वाट ही उसका लोड है, उसको हम लोग नहीं चेंज कर सकते, वो उस डिवाइस ऐसे ही बना हुआ है। तो समटाइम्स ये जो लोड है जेड एल, वो हम लोग का हाथ पे कंट्रोल पे नहीं रहता है। तो हम लोग का बाकी क्या ऑप्शन बच गया, तो वी हैव टू चेंज द जेड नॉट, दैट मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पिडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, वो हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो चेंज करने का मतलब है क्या, दोनों के साथ साथ हम इक्वल करना चाहते हैं। दैट इज आवर मेन मोटो, we are doing the main matching just because of the maximum power transfer. Okay, clear हुआ? So next, कैसे कैसे 40 मिनट हो जाता है। Okay, so next there are basically 4 types of transmission lines: two-way transmission line, coaxial transmission line, strip type and waveguides. एक्चुअली सिलेबस में तुम लोग का जो डायरेक्ट उधर लिखा हुआ है सिंगल स्टॉप मैचिंग एंड डबल स्टॉप मैचिंग, सो तुम लोग को समझ में आ ही रहा है कि सिंगल स्टॉप मैचिंग एंड डबल स्टॉप मैचिंग इज नथिंग बट द
impedance characteristics impedance checking of the characteristic impedance of the transmission line. So अगर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के बारे में थोड़ा बहुत नहीं जानेंगे तो वो सब मतलब थोड़ा नहीं समझ में आएगा. So we must know the basics of transmission line. So while transmitting or while receiving, the energy transfer has to be done effectively without the wastage of power. To achieve this, there are certain important parameters which has to be considered. So this is very important जो कि हम highlight करके रखे हैं. So मतलब maximum power transmit मतलब हम लोग achieve करने के लिए ये 2 point हम लोग को चाहिए. तो क्या क्या है मतलब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है कि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कंडीशंस, हाउ कैन यू गेट द मैक्सिमम पावर. सो उस केस में तुम लोग को बोलना होगा कि रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस टुगेदर आर द इंपेडेंस पैरामीटर्स ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन आर रेजिस्टेंस, इंडक्शन, कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस, जो कि तुम लोग जानते हो 4 पैरामीटर्स है आर, एल, जी एंड सी. लास्ट दिन भी जो हम लोग लंप्ड सर्किट एलिमेंट एनालिसिस कर रहे थे उसमें भी देखे थे कि आर एंड एल शुरू में रहता है रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस सीरीज में, एंड उसका पैरेलल में रहता है जी एंड सी. वही चीज जो है जो कि सीरीज में शुरू में रहता है रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस, उसको बोथ मतलब साइमल्टेनियसली बोला जाता है इम्पीडेंस. एंड जो कैपेसिटेंस एंड कंडक्टेंस हो गया, दैट मींस सी एंड जी टुगेदर आर कॉल्ड एडमिटेंस. ओके, सो बीच बीच में अभी नेक्स्ट जब स्टार मैचिंग होगा तो उसमें देखोगे इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस ये दोनों टर्म बहुत आता है. सो इसमें क्लियर होना चाहिए कि जो इम्पीडेंस का मतलब हो गया तुम्हारा उसमें रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस पर, दैट मीन आर एल एंड एडमिटेंस का मतलब हो जा रहा है मतलब दोनों साथ में कैपेसिटेंस एंड कंडक्शन जी एंड सी, मतलब दैट मीन्स जो पैरेलल कंडीशन में रहता है. तो ये थोड़ा सा क्लियर रहना चाहिए. ओके अभी 9:50 से तो तुम लोग का क्लास है ना अभी नेक्स्ट. नाइन 50 से कोई क्लास है तो ये यस सर, भास्कर सर का क्लास है. अच्छा, तो जितना होगा अभी आई थिंक तो फिर रेजिस्टेंस तक ही हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे. तो उसके बाद कल एक माइक्रोवेव लैब का सेशन है. ठीक है, सेकेंड हाफ में. सो अभी हम जैसा लास्ट पहले भी बोले थे कि मतलब अभी शुरू से ही थोड़ा सा आगे नहीं होगा तो लैब के बाद लैब का आइडिया नहीं लगेगा. तो इसीलिए दो वीक्स मतलब ये वीक्स तक हम लोग लैब नहीं करेंगे, लैब हम ही लेंगे. मतलब माइक्रोवेव लैब ऑनलाइन मोड पे लेना बहुत ही डिफिकल्ट है, बट फिर भी आई विल ट्राई जितना हो सके. सो वो जो लैब का सेशंस रहेगा तो 3 पीरियड है, 3 पीरियड तो उतना नहीं लगेगा टाइम. ठीक है, उतना ऑनलाइन क्लास करना भी पॉसिबल नहीं है. सो उस टाइम में बीच में हम एक आज मीटिंग शेड्यूल कर देंगे. तो अभी नेक्स्ट मतलब जितना तक होगा उसके बाद उसी वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे. सो रेजिस्टेंस के बारे में ऑलरेडी और कुछ नया क्या और बोलेंगे, ये ऑलरेडी यू नो. फिर भी यहाँ पे जो देखो रेजिस्टेंस जैसा मतलब पावर के रिस्पेक्टिव में बोला गया है. ठीक है, दैट मीन्स तुम्हारा वायर सपोज लेंथ जितना ज्यादा रहेगा तो उतना रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका करंट के ऊपर उसका असर ज्यादा होगा. दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड वाइस वर्सा. उसका इन क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना बड़ा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा. ठीक है, सो इस उस रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला तुम्हारा बन जाएगा R इक्वल्स टू रो एल बाई ए. R इक्वल्स टू रो एल बाई ए. ठीक है, वेयर रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर मटेरियल व्हिच इज कांस्टेंट. सो लेंथ जितना तुम इंक्रीज कर दोगे वायर का तो उतना तुम्हारा रेजिस्टेंस भी उसमें ज्यादा हो जाएगा. एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया तुम जितना बड़ा करोगे उस केस में रेजिस्टेंस तुम्हारा कम हो जाएगा. ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना छोटा होगा उस केस में रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा.
सो रेजिस्टेंस के बाद होता है स्किन इफेक्ट। तो आई थिंक वीडियो कट हो जाएगा, अभी कुछ सेकंड ही बचा हुआ है। सो अप टू दिस जो जो हुआ है, ठीक है, ये अभी हम क्लास में अपलोड कर देंगे, यूट्यूब में अपलोड कर देंगे। सर चैट सेव कर लीजिए सर, चैट सेव कर लीजिए। चैट कर लेंगे ना।